Hello friends, welcome back to my channel. As we have started the geography class 6 geography in our last video, so we will continue with that. Our chapter is the earth in the solar system. यानी हमारा जो सौर मंडल है उसमें हमारी पृथ्वी अर्थ का क्या रोल है, कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट किया था, बट कुछ चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उन चीजों को पहले समझना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जैसे कल भी हम लोगों ने पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये माना जाता है कि यूनिवर्स में जो दो बड़े पार्टिकल्स थे, डस्ट गैसेस और अलग अलग पार्टिकल को मिलाकर जब वो एक दूसरे से टकराए यूनिवर्स में, उनमें ब्लास्ट हुआ, तब हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो बना। यानी बिग बैंग थ्योरी से बनता है हमारा यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में हमारे क्या क्या चीजें हैं? यूनिवर्स में हमारे सन है, मून है, स्टार्स हैं अलग अलग, ये सब के सब हमारी कैलेशियस बॉडीज हैं। इन सबको हम कैलेशियस बॉडीज कहते हैं, जो हमने पढ़ा था खगोलीय पिंड। ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसी कैलेशियस बॉडीज जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, उसे हम स्टार कहते हैं। जिनकी नहीं होती उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, अलग अलग चीजें कहते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हमारा सन, मून और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो सब आ जाते हैं। यूनिवर्स के बाद जो चीज आती है वो आती है हमारी गैलेक्सी। देखिए, पूरी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हमें पता तक भी नहीं है। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है हमारा जो सोलर सिस्टम। हम लोग नहीं, हम सिर्फ हम लोग नहीं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा जो पूरा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में, जिस आकाश गंगा में आता है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सौर मंडल है, हम लोगों की जो अर्थ है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में आती है, आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। इस गैलेक्सी में सारे अलग अलग स्टार्स आते हैं, जो हॉट गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो हम अर्थ तक तो बहुत बाद में पहुंचते हैं। पहले हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स हैं। जिन स्टार्स, सब जो स्टार्स हैं वो हॉट गैसेस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जिन स्टार्स, जो हमारे स्टार्स हैं, उनकी खुद की हीट एंड लाइट भी होती है। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, कंस्टलेशंस। ये सारी तो बेसिक चीजें हैं, जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमारे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अर्थ जो है वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसी 6 क्लास के में ही, हमारे सब आएंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ एंड ऑल। इसके बाद एक चीज आती है कंस्टलेशन। अब ये क्या है? हम लोगों ने इस पे कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ये है ग्रुप ऑफ स्टार्स। पर क्या किसी भी ग्रुप ऑफ स्टार्स को, यानी कि तारों का जो भी कोई ग्रुप होगा, एक समूह होगा, क्या उसे हम कंस्टलेशन कहेंगे? क्या उसे हम तारामंडल कहेंगे? इसको हम हिंदी में तारामंडल कहते हैं। तो क्या तारों के किसी भी ग्रुप को, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम तारामंडल कहेंगे? नहीं। जब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं, कोई भी पैटर्न जब बनाते हैं, कोई भी एक कह सकते हैं इमेजरी चीज बनाते हैं, तब उसे हम कंस्टलेशंस कहते हैं। अब इस कंस्टलेशन में क्या क्या है? बहुत सारे कंस्टलेशन है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर जो है, हम लोगों को अभी तक जितने कंस्टलेशन के बारे में पता है वो 88 है। 88 कंस्टलेशन के बारे में हमें पता है, 88 तारामंडल हमें पता है, 88 तारामंडल के बारे में हमें पता है। लेकिन उसमें फेमस कौन से हैं? अर्सा मेजर, बिग बियर, ये जो दो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें फेमस है। और हमारे यहाँ पे इंडिया में जो बात की जाती है वो है सप्तऋषि मंडल। इसे हम इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स।
ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये एक बिग स्पून की शेप बनाते हैं, ये एक बिग स्पून की शेप बनाते हैं। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था पोल स्टार के बारे में पढ़ा था, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स के जो है मीनिंग्स दिए गए हैं हम लोगों को, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें। जो सबसे पहले हमें वर्ड नॉलेज दी गई है वो है ज्योग्राफी। हमारा जो ज्योग्राफी वर्ड है वो कहाँ से हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी ही है ये। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है, जियोग्राफी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जी एंड ग्राफिया। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। हम लोगों जब भी कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्टली जो हमारे यहाँ वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं वो ग्रीक वर्ड्स ही होते हैं। तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, जी एंड ग्राफिया। जी मीन्स अर्थ। नेचुरली जब हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मोस्टली अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो जी का मीनिंग आएगा वो अर्थ आएगा। हम जीओ के साथ कुछ भी जोड़ते हैं, कोई भी एक नया वर्ड जोड़ते हैं, तो वहां जी का मतलब हमेशा अर्थ ही रहेगा। ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी जब आप अर्थ के बारे में लिखते हैं, व्हेन यू राइट अबाउट द अर्थ, इट्स कॉल्ड जियोग्राफी। सिर्फ एक ही वर्ड नहीं, हमारी एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें 2-3 वर्ड्स और बनाए गए हैं कि एक तो बनता है हमारा जियो के साथ ग्राफी, जो बहुत ही नॉर्मल चीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ वर्ड्स और बनाए हैं हमारे, जियो प्लस। अब जियो तो सेम ही रहने वाला है, इसके साथ उसने 3 वर्ड्स और हैं जिन्हें कनेक्ट किया है। तो हम पहले देखते हैं लोजी। जियो का मीन्स अर्थ है, वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वर्ड का जो ओरिजिन है वो जहां से है वहीं से रहेगा। इसके साथ अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो जुड़े हैं। लोजी का मतलब होता है स्टडी। जियो लोजी पूरा वर्ड बनेगा, जियो मीन्स अर्थ, लोजी मीन्स स्टडी ऑफ। यानी जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी, अर्थ की। उसके बाद जो हमारा वर्ड मिल दिया है जियोमेट्री। देखिए ये सारे वर्ड जियोग्राफी से ही रिलेटेड है, ये हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे जियोमेट्री में, और वैसे भी उसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जियोमेट्री में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम अर्थ की मेजरमेंट की बात करेंगे। अगर हम सोशल साइंस में बात कर रहे हैं तो जियोमेट्री मीन्स अर्थ मेजरमेंट, यानी कि अर्थ की जो मेजरमेंट है उसकी बात हम इस वर्ड जो ये हमारा फॉर्म है उसमें हम करते हैं। उसके अलावा एक आते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब है रिसेंबलिंग, शेप या फिर फॉर्म किसकी। देखिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो नेचुरली जियोइड का मतलब है रिसेंबलिंग शेप ऑफ या फॉर्म ऑफ अर्थ। यानी जियोलॉजी का मतलब है जहां हम अर्थ की, पृथ्वी की स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो जियोलॉजी हो जाता है। जब हम अर्थ की मेजरमेंट करते हैं, उसका जो मापन है वो करते हैं, तो वो जियोमेट्री हो जाता है। जब हम जियो को रिसेंबल करते हैं, यानी हमारी अर्थ को रिसेंबल करते हैं, उसकी शेप को, उसकी फॉर्म को रिसेंबलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो जियो ओइड हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड रीजंस हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में हमें दिए गए हैं। उसके बाद जो चीज आती है, हम लोगों ने पढ़ा था प्लैनेट्स, यानी कुछ तो स्टार्स ऐसे थे जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट थी, जिन्हें हम लोगों ने स्टार्स कहा। कुछ कैलेशियल बॉडीज ऐसी थी जिनके पास अपनी हीट और लाइट थी, तो हम लोगों ने उन्हें स्टार्स कहा। जिन कैलेशियस बॉडी की खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, जिन्हें दूसरे स्टार से हीट एंड लाइट मिलता है, जैसे हमारी अर्थ है, मार्स, मरकरी, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इन सबको सन से ही मिलता है। हम इसे पढ़ेंगे अभी हमारे इसी चैप्टर में डिटेलिंग में। तो ये जो प्लैनेट है हमारा, इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो जो हमारा ये प्लैनेट वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, और इसका मतलब क्या है। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है, प्लैंटेनिया।
प्लैनेटिया, प्लैनेटिया जिसका मतलब होता है वॉन्डरर, यानी प्लैनेट वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से निकला है जिसका मतलब है वॉन्डरर्स, यानी कि एक ऐसा ग्रह या एक ऐसी कैलेशियल बॉडी, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो घूमता रहता है, जो एक अलग अलग भी घूम सकता है, क्योंकि खगोलीय पिंड जरूरी नहीं है पाथ हो। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो स्टार्स की फोर्स की वजह से, उनके पुल की वजह से, उनकी जो अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है उसकी वजह से एक निश्चित पथ पर, एक एनालॉन्ग जो पाथ है उसी में घूमते हैं, तो उस वो हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हो जाएंगे। वैसे प्लैनेट का जो बेसिक मीन है वो यही होता है, प्लैनेटिया जो होता है वॉन्डर, यानी कि इधर से उधर घूमने वाला जो होता है उसे हम प्लैनेट कहते हैं। ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, स्टिल नहीं होते। हम जब अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि हमें मोस्टली अर्थ के बारे में और अर्थ के सैटेलाइट मून के बारे में ही पढ़ना है, उसके बाद भी जब भी हम प्लैनेट की स्टडी करते हैं, हम बाकी जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं उनकी जो बेसिक चीजें हैं जो हम रिमाइंड करने हैं, उनके नेम या उनकी कोई स्पेशलिटी जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, जैसे मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो प्लैनेट का मतलब ही होता है वॉन्डरर, जो घूमता रहे, इधर उधर घूमकर अपना काम, यूनिवर्स में जो घूम रहा है वो है प्लैनेट। इसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद स्टार्ट होती है हमारा सोलर सिस्टम, क्योंकि एज इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर मीन्स सन, सिस्टम मीन्स फैमिली। तो हमारा जो सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब हो जाता है फैमिली ऑफ द सन, फैमिली ऑफ द सन। अब इस सन की फैमिली में कौन कौन आएगा? हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम के हम लोग पार्ट हैं, उसमें क्या क्या आता है? हमारी जो फैमिली ऑफ द सन है उसमें सबसे पहले तो सन ही आएगा, उसके बाद उसके प्लैनेट्स आएंगे। एज वी नो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, उन्हें लर्न कैसे करना है, वो किसमें पार्ट डिवाइडेड है, वो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हमारे प्लैनेट्स आएंगे, उसके बाद उनके सैटेलाइट्स आएंगे। हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, कुछ के नहीं हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक चीज आती है एस्टेरॉइड्स, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मेट्योर्स को हम पढ़ेंगे, मेट्योर्स में भी आगे एक और पार्ट आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कॉमेट्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल और गैसेस होती हैं जो सोलर सिस्टम में मूवमेंट करती रहती हैं, तो हम उसके बारे में भी इसमें स्टडी करेंगे। तो हमारी फैमिली ऑफ द सन में सबसे पहले क्या आएगा? सन खुद, उसके प्लैनेट्स, फिर प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, उसके अलावा एस्टेरॉइड एंड मेट्रॉइड्स जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं कॉन्टिन्यूस, उनका भी अपना एक पाथ है, वो भी अपने ही पाथ में मूवमेंट करते हैं, क्योंकि सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी जो आकर्षित करने की क्षमता हम हिंदी में कहते हैं वो है, तो वो उन्हें अपने अपने प्लेस पर ही रखती है। कभी कभी कुछ मेट्रॉइड या एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो अपने पास से अलग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से है क्या होता है, वो कैसे आते हैं अर्थ की तरफ या किसी और प्लैनेट की तरफ, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा होते हैं कॉमेट्स, यानी कि जो बाकी डस्ट पार्टिकल हैं, जो छोटे हैं, गैसेस हैं, जो किसी प्लैनेट में नहीं बदले जब हमारी बिग बैंग थ्योरी का जब एक्सप्लोजन हुआ उस वक्त, तो वो सारे भी हमारे सोलर सिस्टम में ही रहते हैं। इसके बाद हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सन के बारे में कि सन क्या है। उसके बाद हमें प्लैनेट्स में, प्लैनेट्स के नाम, कौन से हमारे इनर प्लैनेट हैं, कौन से आउटर प्लैनेट्स हैं, इसको पढ़ना है। हमें सभी प्लैनेट्स की डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ अर्थ की डिटेल में हम जाएंगे। सैटेलाइट्स में हम किसके कितने सैटेलाइट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे, और अर्थ का जो एक सैटेलाइट है मून, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेनली जो इंट्रैक्शंस होते हैं हम लोग ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे हैं वो हमारे अर्थ और उसके सैटेलाइट के बारे में ही ज्यादा हम पढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स को हम पढ़ेंगे, मेट्रॉइड और कॉमेट्स को हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सन है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सन। हम सब लोग जानते हैं कि जो सन है, दिस इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मेंबर है वो हमारा सन है, क्योंकि सन से ही हम सबको हीट, लाइट और ये सब मिलता है। तो सन, मान लीजिए ये हमारा सन है। अब इसके आसपास जो हमारे प्लैनेट्स हैं, आई एम नॉट गिविंग द शेप राइट नाउ, जस्ट गिविंग यू आइडिया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये इतनी ही दूरी पर क्यों रहते हैं। मान कोई प्लैनेट अगर, मान लीजिए जो सन है, हम सन और अर्थ का जो डिफरेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये हमेशा 150 किलोमीटर से क्यों होता है? हम लोगों ने कैसे पता किया? क्या ये आगे मूव नहीं करते? नहीं, प्लैनेट्स अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, उसी पाथ में घूमते हैं जो उनका फिक्स जो पाथ है। इसकी वजह है सन का ग्रेविटेशनल पुल। सन की जो फोर्स है, जब हमारे बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ तब सन के पास जो हीट थी, उसके पास जो इतनी एक्सट्रीम हीट है, उसकी वजह से उसकी जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसने अपने आसपास जो भी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वो जहां तक उस पुल को खींच सकता है, उस प्लेनेट को या उस एस्ट्रॉयड को, उस मेट्रॉइड्स को, वो वहां पर स्टेबल हो जाते हैं। तो ये सोलर सिस्टम में हमेशा उसी पे है। ये कभी तभी चेंज होगा जब सन की ग्रेविटेशनल पुल में, सन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उस पर अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो ही इनकी सिचुएशन पे, इनकी जो पोजीशन है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। तो सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स हैं, वो सब लोग सब चीजें जो है अपनी जगह पर रहती है। सेकंड चीज आती है सन की ग्रेविटेशनल, ये क्या करती है? मेंबर्स को होल्ड करती है अपने प्लेस पर। अब सन जो है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो इस वजह से सन की जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो हम तक नहीं पहुंचता, और सन की लाइट जो है उसे अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। यानी कि सन अगर, जब हमारी अर्थ जो है मूवमेंट करती है, मोशंस जो उसके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर्स में, लेकिन सोलर सिस्टम को पढ़ते वक्त भी हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करेंगे ताकि वो चीजें समझ में आ जाए। तो जब हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है, तब जब सन की पोजीशन में हमारा आइडिया आता है, तब हमारी सन की जो लाइट है, जो हीट है, उसे हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स का टाइम लगता है। हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है उसके बाद आते हैं हमारे प्लैनेट्स, जिसमें हमें स्पेशली हमारी अर्थ को पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। जियोग्राफी में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें समझना जरूरी है, और एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई हैं उससे पहले वो चीजें समझें, तभी हम एनसीईआरटी की चीजों को समझ पाते हैं। तो हम लोग सिर्फ अर्थ या मून नहीं पढ़ेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, हम बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जितना हमें जरूरत है अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे कवर करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, टुडेज कॉन्सेप्ट, और जो हम पहले कर चुके हैं उनके बारे में, देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you are all liking these videos, so keep sharing and supporting. Thank you so much.